इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू क्रिएट डोमेन ईमेल अकाउंट। जिस डोमेन से जो डोमेन हमने खरीदा है उस डोमेन पे अपना ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डोमेन खरीदा सपोज mostudio.com। अगर हम लोगों को इस पे ईमेल आईडी बनाना है, सपोज हमें बनाना है help@mostudio.com, तो हम लोग कैसे ये ईमेल आईडी बनाएंगे अपने डोमेन नेम पे। अब है कि डोमेन नेम पे ईमेल आईडी बनाना क्या ज़रूरी है। डोमेन अपने खुद के डोमेन नेम पे ईमेल आईडी बनाते हैं तो ये हमारी ब्रांडिंग होती है। अगर कोई भी सपोज हमने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया है और विजिटिंग कार्ड पे अपने डोमेन का ईमेल आईडी न लिख के हम लोग सपोज mostudio@gmail.com दिख रहे हैं तो ये अनप्रोफेशनल लगता है, ये प्रोफेशनल नहीं लगता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खुद अपने कंपनी का ईमेल आईडी बनाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। ईमेल आईडी बनाने के लिए हमें फिर से क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन करना है। कंट्रोल पैनल में हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे, जो हमारे पास होस्टिंग डिटेल था उस होस्टिंग डिटेल में हम लोग कंट्रोल पैनल का यूआरएल होगा, उसमें लॉगिन करके यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके हम लोग इंटर करेंगे और कंट्रोल पैनल का डैशबोर्ड दिखेगा। जो डैशबोर्ड है वो इस तरह का दिखेगा। डैशबोर्ड में एक सेक्शन है ईमेल का सेक्शन है, ये उस सेक्शन में हमें जाना है, राइट। अब उस सेक्शन में पहुंच के वहां पे एक ऑप्शन है क्रिएट, ये एक बटन है क्रिएट। क्लिक क्रिएट बटन टू क्रिएट योर ईमेल आईडी। यहाँ पे हम लोग क्लिक क्रिएट करते हैं तो हमारे पास पैनल खुल जाता है जहाँ पे हम लोग अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यू नीड टू सेलेक्ट द डोमेन नेम and your email ID and set password and enter the space you will be using in the hosting account और select unlimited। हम लोग को क्या करना है, पहले तो डोमेन सिलेक्ट करना है। अगर आपके होस्टिंग में सिर्फ एक ही डोमेन है तो एक ही डोमेन दिखेगा, पर अगर मल्टीपल डोमेन्स है तो मल्टीपल डोमेन दिखेंगे। तो उसमें कौन सा डोमेन हमें यूज़ करना है, किस डोमेन पे ईमेल आईडी बनाना है, वो डोमेन सिलेक्ट करना होगा। ईमेल आईडी लिखना होगा, क्या ईमेल हमें चाहिए, जैसे सपोज हेल्प चाहिए तो हेल्प लिखेंगे, सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट लिखेंगे, जो भी वर्ड है वो हम लोग लिखेंगे। उसका पासवर्ड सेट करेंगे और उसके बाद उसका स्पेस लिखेंगे, इंटर द स्पेस यू विल बी यूजिंग, कितना स्पेस यूज़ करेंगे। तो आप अगर सपोज अपने कस्टमर के लिए ईमेल आईडी बना रहे हैं या अपने एम्प्लॉय के लिए ईमेल आईडी बना रहे हैं तो वहाँ पे स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी सिर्फ आप ही को यूज़ करना है तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेस एज अनलिमिटेड। अब है, अगर ये चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हम लोग इसलिए लॉगिन करते हैं कंट्रोल पैनल में, जो हमारा ग्रीन ग्रिस का कंट्रोल पैनल है। वहाँ पे हम लोग ईमेल सेक्शन में गए। ईमेल सेक्शन में हम लोग ईमेल अकाउंट में जाएंगे। जब ईमेल अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा, जैसे हमने अभी स्लाइड में देखा कि वहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा, ये क्रिएट है। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे लोड कर रहा है कि किस डोमेन नेम पे हमें बनाना है। सपोज इसी डोमेन पे हमें ईमेल एड्रेस बनाना है तो ये डोमेन है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेल्प। तो यानी हेल्प, हमारा ईमेल एड्रेस क्या होगा, help@, ये जो पर्टिकुलर साइट है वो। पासवर्ड सेट करना है, या फिर हम लोग स्टोरेज स्पेस है कि 250 MB देना है या अनलिमिटेड देना है। ऑटोमेटिकली क्रिएट फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। सेंड अ वेलकम मैसेज विथ इंस्ट्रक्शन टू मेल क्लाइंट, हम लोग ये भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं जिस यूज़र के लिए मेल बना रहे हैं। और बस हमें क्या करना है, क्रिएट क्लिक करना है और हमारा ईमेल आईडी बन जाएगा। अब है कि ईमेल आईडी तो बन गया, अब हम लोग ये ईमेल आईडी कैसे चेक कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी हम लोग वेब टू मेल, एक जगह है जहाँ web2mail.com, कहीं से भी हम लोग ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और ब्राउज़र में web2mail.com लिखेंगे और यूज़र नेम जो पासवर्ड हमने बनाया है वो यूज़र नेम में हमारा ईमेल आईडी आएगा और पासवर्ड जो इंटर करेंगे तो हम अपना मेल चेक कर सकते हैं। तो इतना आसान है किसी भी डोमेन पे अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना। उसके अलावा हम चाहते हैं नहीं अपने होस्टिंग अकाउंट से ही हम लोग अगर ईमेल चेक करें तो उसका भी ऑप्शन है। तो उसे करने के लिए हमें वापस ईमेल में आना पड़ेगा। यहाँ ईमेल सेक्शन है और ईमेल में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, वापस ईमेल अकाउंट में जाते हैं और जो ईमेल आईडी हमारा क्रिएटेड है उस अकाउंट में वो सारा ईमेल आईडी यहाँ पे हमें दिखेगा। और
देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है। अब ये यहाँ पे ऑप्शन रहता है चेक मेल। अगर हम लोग चेक मेल पे क्लिक करते हैं तो होस्टिंग पैनल में ही हमारा ईमेल आईडी जो है वो खुल जाएगा। जो भी मेल होंगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ईमेल को। तो इतना आसान है हमारा ईमेल आईडी क्रिएट करना अपने होस्टिंग पे और और उसे चेक करना। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें वो क्वेश्चन इसमें या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फेसबुक का जो ग्रुप आप लोगों के साथ शेयर किया गया है उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग थीम्स को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। थीम्स को कस्टमाइज़ करना मतलब हुआ जो भी थीम हम लोग अपने वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल कर रहे हैं उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कैसे करते हैं। तो वर्डप्रेस में 3 टाइप ऑफ थीम्स होता है जो हम लोग वर्डप्रेस में यूज़ करते हैं। एक है फ्री थीम्स फ्रॉम द wordpress.org थीम रिपोजिटरी। सेकेंड है फ्री थीम्स फ्रॉम एक्सटर्नल वेबसाइट्स। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री थीम्स रहता है, वहाँ से हम लोग डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। और थर्ड है प्रीमियम थीम्स। ये थीम्स वो कंपनीज हैं जो जहाँ से हम लोग थीम खरीद सकते हैं, या मार्केट प्लेसेस जहाँ से हम लोग थीम खरीद सकते हैं। जैसे एग्जांपल है थीम फॉरेस्ट और एलिगेंट थीम्स। तो ये 3 जगह से हम लोग थीम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला क्या हुआ, wordpress.org थीम रिपोजिटरी। wordpress.org थीम रिपोजिटरी क्या है? वर्डप्रेस जो है वो क्या करता है, बहुत सारी थीम्स हमें फ्री में इंस्टॉल करने देता है और उसने अपना एक डेटाबेस बना के रखा है जहाँ पे जो भी नया थीम बनाता है वो यहाँ पे अपलोड करता है। और वर्डप्रेस इस थीम को स्कैन करता है कि वो वायरस इन्फेक्टेड तो नहीं है। जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन अगर वो फॉलो करता है तभी यहाँ पे वो थीम्स को अलाउड होता है लिस्ट करना। तो सबसे सेफ साइड है अगर हम लोग थीम यूज़ करते हैं तो वर्डप्रेस रिपोजिटरी से हम लोग थीम यूज़ करें। अगर हम लोग जब फ्री थीम यूज़ करना चाहते हैं, हम लोग एक्सटर्नल वेबसाइट से फ्री थीम्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ भी नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी फ्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये फ्री थीम जो ये साइट देती हैं इन सब में कुछ ना कुछ वायरस इन्फेक्शन होता है, ट्रोजन्स होता है जो आपके साइट को हैक कर सकता है। ये ऐसा कोई स्क्रिप्ट होगा जो आपके साइट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी को के पास जाता है। तो कभी भी हम लोग को फ्री थीम्स एक्सटर्नल वेबसाइट का नहीं यूज़ करना है। अगर हमें फ्री थीम्स यूज़ करना ही है तो हम लोग वर्डप्रेस रिपोजिटरी का ही थीम यूज़ करेंगे। थर्ड होता है प्रीमियम थीम। सपोज हमें कोई ऐसा थीम है जो पसंद आ गया और वो फ्री नहीं है और वो किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम थीम्स। यहाँ से हम लोग थीम्स परचेज कर सकते हैं। जब भी हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हम सब चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट अच्छी हो, पर जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो बहुत स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो थीम्स में आके अटक जाते हैं, थीम्स का डिज़ाइन में। हमें जो एक्टिविटी वन टाइम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर मार्केट में कोई प्रीमियम थीम है, सपोज $29 में कोई थीम मिल रहा है, तो हमें वो परचेज कर लेना चाहिए। ना कि हम बैठ के ये सीखना स्टार्ट कर देंगे वेबसाइट डिज़ाइन कैसे होती है, थीम डिज़ाइन कैसे होता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वर्डप्रेस साइट में थीम डिज़ाइन करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग करना। हम लोग को मार्केटिंग करना है और मार्केटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए। तो वेबसाइट बस हमारा एक रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करना है। और ये वेबसाइट का अगर अच्छा डिज़ाइन चाहिए और आपके पास कोई प्रीमियम थीम आपको दिख रहा है कि कोई प्रीमियम थीम है, तो हमें उसे परचेज कर लेना चाहिए। सपोज ऐसा है कि जब स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको उतना इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, तब हम लोग क्या करते हैं, फ्री थीम यूज़ करते हैं। एक बार हमारा बिजनेस अगर लगे कि नहीं अब ये ग्रो कर रहा है, तब हम लोग प्रीमियम थीम में चल जाते हैं। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर थीम है तो मैं पूरी तरह से मैं खुद से थीम डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि हर चीज़ अगर आप खुद करने लग गए तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, भले और कुछ करना जरूर स्टार्ट कर दें। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ा हम लोगों ने कि 3 तरीके के थीम्स होते हैं वर्डप्रेस में। फ्री थीम्स जो wordpress.org की रिपोजिटरी से मिलता है, फ्री थीम जो एक्सटर्नल साइट से, और प्रीमियम थीम्स।
तो हम लोग फ्री थीम्स wordpress.org से यूज़ कर सकते हैं या प्रीमियम थीम्स ले सकते हैं हम लोग। अब है कि फ्री थीम्स जो है वो कैसे इंस्टॉल होता है। हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं अपने वर्डप्रेस एडमिन सेक्शन में, नेविगेट टू अपीयरेंस, जो अपीयरेंस सेक्शन है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थीम्स ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करते हैं ऐड न्यू। नाउ सर्च द थीम नेम यूजिंग द सर्च बार इन द टॉप राइट, फाइंड योर थीम इन द सर्च रिजल्ट, प्रेस एंड इंस्टॉल, वेट फॉर वर्डप्रेस टू लोड द थीम एंड यूज ऑन टू योर साइट एंड देन हिट एक्टिवेट टू सेट इट लाइव। देख रहे हैं कितना आसान है किसी भी थीम में अपने साइट को डिज़ाइन करना। इसीलिए कभी भी जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग डिज़ाइन में नहीं स्टक करना चाहिए। हमें एक वेबसाइट चाहिए जो आपको एक ठीक ठाक डिज़ाइन आप कर लें, तो हमें जस्ट नेक्स्ट फेज़ में पहुंचना चाहिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा चीज़ है जो कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, जबकि हम लोग को मार्केटिंग में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है। हम लोग वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम लोग जैसे ही वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं तो हमारे पास जो विंडो ओपन होता है, वो जिसे हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं, वो इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड में हम लोग कहाँ जाते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में थीम्स ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे जो भी थीम इंस्टॉल्ड है आपके साइट पे वो यहाँ दिखता है। अगर सपोज हमें नया थीम इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ से ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास वो विंडो ओपन हो जाएगा। वो यहाँ पे जो भी थीम्स लिस्टेड है, ये सारी थीम्स कहाँ से आ रही है, wordpress.org का जो रिपोजिटरी है वहाँ से थीम आ रहा है। जो भी थीम हमें, अगर कुछ ऐसा थीम है सपोज जो हमें सर्च करना है तो उस नाम से सर्च कर सकते हैं। सपोज मैंने ओशन थीम सर्च किया, ये ओशन थीम है। अब यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा इंस्टॉल के लिए, तो क्या होगा, ये मेरे साइट पे इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन में डिफरेंस है। ये मेरी साइट मल्टी साइट इनेबल्ड है, इसलिए नेटवर्क इनेबल आ रहा है। अब यहाँ हमारा थीम इंस्टॉल हो गया, अब हम इसे नेटवर्क इनेबल करेंगे। नेटवर्क इनेबल करने का मतलब है कि मेरे जो भी मल्टी साइट्स में जितने भी साइट्स हैं वहाँ पे वो थीम दिखे। तो अब हम अपने साइट में जाते हैं, यहाँ अपीयरेंस में थीम्स, यहाँ पे हमारे पास ओशन जो थीम है वो आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक्टिवेट। तो इंस्टॉल करना मतलब आपके साइट पे इंस्टॉल हो गया है पर वो एक्टिवेट नहीं है, अभी वो आप थीम यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक बार में सिर्फ एक ही थीम एक्टिवेट हो सकता है, तो ये यहाँ एक्टिवेट ऑप्शन है। ये जो मैंने बताया ये एक मल्टी साइट पे है। सपोज हम मल्टी साइट पे नहीं, मल्टी साइट का मतलब होता है कि एक ही डोमेन पे बहुत सारी वेबसाइट चल रही हो, ये भी वर्डप्रेस का एक ऑप्शन है। पर अगर हम लोग देखते हैं कि जब सिर्फ सिंगल साइट जब हमारे वेबसाइट पे रहती है तब हम लोग कैसे काम करते हैं। जैसे ये जो साइट है वो सिंगल साइट इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे अपीयरेंस में गए हम लोग, अपीयरेंस में थीम्स में, जब हम लोग अपीयरेंस में यहाँ थीम्स में आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, यहीं पे हमारे पास ऑप्शन दिखता है ऐड न्यू का। ऐड न्यू में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे जो भी थीम्स लोड हो रही है ये wordpress.org का जो रिपोजिटरी है वहाँ से थीम है। जो भी थीम हमें इंस्टॉल करना है वहाँ पर इंस्टॉल क्लिक करेंगे और वो थीम इंस्टॉल हो जाएगा। पर फिर वही थीम तो इंस्टॉल हो जाएगा, पर जो थीम हमें यूज़ करना है वो हमें इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना होगा। क्योंकि इंस्टॉल जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे वो सारा थीम दिखता है जो हमने इंस्टॉल किया है, और जो भी थीम यूज़ करेंगे वहाँ हमें यूज़ करने से एक्टिवेट क्लिक करेंगे तो साइट की डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। एक बार में एक ही थीम एक्टिवेटेड होती है। तो इस तरह हम लोग अपने वेबसाइट में थीम्स को इंस्टॉल करते हैं। नेविगेट टू अपीयरेंस गए हम लोग थीम्स एंड क्लिक टू ऐड न्यू, वहाँ हमने सर्च बार में सर्च किया टॉप राइट में, और जो भी सर्च रिजल्ट आया हमने इंस्टॉल प्रेस कर दिया। फिर हम लोग इंस्टॉल होने दिया और उसके बाद जो भी थीम हमें यूज़ करना है हम लोग फिर एक्टिवेट करते हैं, तो सेट द इट लाइव। तो इस तरह हम लोग फ्री थीम्स वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं। फ्री थीम्स विच विल बी यूजिंग, अब हम लोग आपको कोर्स में बताने वाले हैं कि एक जो हमारा samsols.in जो साइट है वो जो फ्री थीम यूज़ हो रहा है वो है वन प्रेस थीम टू फाइंड आउट। और इसे हमें कैसे यूज़ करेंगे ये वन प्रेस थीम मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन पैनल में क्या क्या ऑप्शन है। ये जो मेरा थीम है ये वर्डप्रेस थीम है, ये
ये जो साइट जो डिज़ाइंड है ये वर्डप्रेस थीम पे डिज़ाइंड है। अगर हम लोग साइट को चेक करें, यहाँ विजिट साइट पे जाते हैं हम लोग, और ये जो वेबसाइट डिज़ाइन है वो फ्री वर्डप्रेस नाम की एक थीम है जो फ्री में है। तो फ्री में कुछ कुछ लिमिटेशंस है। तो अभी करेंटली ये जो साइट है वो इस यही फ्री थीम पे यूज़ किया हुआ है और ये साइट यहाँ पे डिज़ाइंड है। तो अगर हम लोग ये देखें इसका डिफरेंट सेक्शन क्या क्या है थीम में, हम लोग ये बात चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन जाते हैं। किसी भी थीम को हम लोग कस्टमाइज़ करना है तो उसके कस्टमाइज ऑप्शन वहाँ पे होगा। जब हम लोग कस्टमाइज क्लिक करते हैं तो उस थीम में जो जो ऑप्शंस है, जो भी इस थीम को जिसने बनाया है, जो जो ऑप्शन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है उसने ये जो दिया होगा वो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। ये थीम टू थीम चेंज करता है। अगर आप कुछ दूसरा थीम इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा। तो ये जो है थीम्स ऑप्शन, साइट आइडेंटिटी, मेनूज, विडजेट्स, होम सेटिंग, सेक्शन ऑर्डरिंग, ये सारा ऑप्शन पर्टिकुलर इस थीम का है। तो आप जब भी जो भी थीम इंस्टॉल करेंगे उसका दूसरा ऑप्शन होगा। अब जैसे थीम ऑप्शन में क्या क्या है, ग्लोबल क्या है, साइट का कलर क्या है, हेडर में क्या क्या ऑप्शन है, कंटेंट रखना है हेडर, या हेडर का टॉप जो है टॉप में स्टिकी नोट हेडर बनाना है, ये सारा ऑप्शन है। उसके नेविगेशन कैसा होगा, नेविगेशन में क्या पैडिंग डालना है कि नहीं, और फूटर क्या है, सो विडजेट्स क्या है, कॉपीराइट क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे ऑप्शन है। अब जैसे होम पेज सेटिंग है, होम पेज में क्या आपको स्टैटिक पेज दिखाना है कि लेटेस्ट पोस्ट दिखाना है, वो है। अब होम पेज में क्या क्या है, जैसे हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन जो है वो ये पार्ट है। उसके अलावा फीचर्स सेक्शन है, यहाँ पे जो कंटेंट जैसे 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये जो लिखा हुआ है ये फीचर सेक्शन है। 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिस्टेड, अगर हम मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। 10 ईयर्स, ये आइकन कौन सा मुझे रखना है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इस तरह करके हम लोग कोई भी फ्री थीम को हम लोग अपने साइट अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेते हैं। फिर वीडियो लाइट बॉक्स है, ये जो यहाँ पे वीडियो आ रहा है ये वीडियो लाइट बॉक्स है। फिर अबाउट सेक्शन है, फिर गैलरी है, काउंटर है, टीम है, न्यूज़ है। जो 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 सेक्शन आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं करना है नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस का ऑप्शन है। तो जो भी थीम फ्री थीम आप यूज़ करेंगे उसका अपना अलग ऑप्शंस होगा। थीम कस्टमाइज़ करने का आप चेंज करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है उसमें। अब है पेड एंड फ्री थीम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ फ्री थीम्स एंड एक्सटर्नल वेबसाइट एंड प्रीमियम थीम्स इज द सेम। जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है फ्री थीम फ्रॉम एक्सटर्नल वेबसाइट्स और हम लोग का जो प्रीमियम थीम, दोनों का इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, फर्स्ट यू विल नीड अ जिप फाइल कंटेनिंग योर थीम। जो भी हमें थीम बाहर से मिलेगा या एक्सटर्नल वेबसाइट, यानी हम लोग जो फ्री थीम्स किसी वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, या प्रीमियम थीम्स ये हम कहीं से हम लोग ये परचेज कर रहे हैं, तो दोनों केस में हमें क्या मिलता है, एक जिप फाइल मिलती है जिसमें हमारा थीम का सारा फाइल स्टोर होता है। फर्स्ट यू विल नीड अ जिप फाइल कंटेनिंग योर थीम विच यू शुड हैव फ्रॉम योर थीम डेवलपर वेबसाइट। ये थीम डेवलपर वेबसाइट कोई भी हो सकता है, फ्री थीम डेवलपर हो सकता है या प्रीमियम थीम। यू डोंट नीड टू अनजिप और एक्सट्रैक्ट इट। हमें अनजिप नहीं करना है इस फाइल को। यू जस्ट नो वेयर इट इज सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर, कहाँ पे सेव है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेड टू योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड हम लोग जाते हैं, go to appearance section, click themes, click add new and then upload the, there is option to upload the theme, then upload the theme. Now you want to select the zip file, जो zip file हमने डाउनलोड किया है वो zip file को सेलेक्ट करेंगे, press install now and the WordPress will upload the theme to your website. Once that done, press activate and the theme will be running on your website. तो हम लोग क्या करते हैं, हमें जिप फाइल मिलता है, हम जिप फाइल को वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाते हैं, थीम में ऐड न्यू करते हैं, वहाँ से अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करते हैं वर्डप्रेस उस थीम को अनजिप करके इंस्टॉल कर लेता है और हमें ऑप्शन देता है कि प्रेस एक्टिवेट। अगर हम एक्टिवेट प्रेस करते हैं तो थीम जो है वो हमारे साइट पे लाइव हो जाती है। अगर हम इसे देखें कि ये ऑप्शन कहाँ पे रहता है वर्डप्रेस में, तो हम लोग ये कस्टमाइज जो हम लोग कर रहे थे उससे हम लोग बाहर निकलते हैं और अपीयरेंस में
हम लोग थीम्स में गए, हम लोग अपीयरेंस में थीम्स में गए। थीम्स में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू का। जब ऐड न्यू हम लोग करते हैं तो ऐड न्यू जब क्लिक किए तो यहाँ पे ऑप्शन आया, या तो हम लोग यहाँ से थीम चूज़ कर सकते हैं, जो भी थीम वर्डप्रेस फ्री थीम, या हम लोग यहाँ अपलोड थीम क्लिक कर सकते हैं। जब हम लोग अपलोड थीम क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आता है चूज़ द फाइल। यहाँ से जहाँ पे भी हम लोगों ने अपना जिप फाइल सेव करके रखा है वो जिप फाइल हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही जिप फाइल अपलोड हो जाता है यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। हम लोग इंस्टॉल नाउ करेंगे, एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो थीम हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी थीम हमारे यहाँ इंस्टॉल है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, उसे क्लिक करना है। सपोज हमने ये थीम अपलोड किया था, हमें एक्टिवेट क्लिक करना है और थीम हमारे साइट पे एक्टिवेट हो जाएगी, लाइव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग फ्री थीम्स जो एक्सटर्नल वेबसाइट से मिलता है और जो हम लोग प्रीमियम साइट से परचेज करते हैं, दोनों थीम को इसी तरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अब है हाउ टू कस्टमाइज थीम। तो फ्री थीम्स में हमने देखा वर्डप्रेस को हम लोग कैसे कस्टमाइज करते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन, हम लोग इस कोर्स में फ्री थीम एक तो वर्डप्रेस देखेंगे और दूसरा जो थीम है प्रीमियम थीम हम लोग डीवी देखेंगे। हम लोग पूरे कोर्स में जो डिज़ाइन है वो हम लोग डीवी थीम पे बताते हैं कि डीवी थीम पे कैसे हम लोग एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। अब एक बार जब साइट हम लोग ने पढ़ा, डिज़ाइन हम लोग थीम के थ्रू करते हैं और फंक्शनैलिटी जो हम लोग साइट का इम्प्रूव करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, प्लगइन्स के थ्रू करते हैं। तो प्लगइन्स क्या है? ए प्लगइन इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेनिंग ए ग्रुप ऑफ फंक्शन दैट कैन बी एडेड टू ए वर्डप्रेस वेबसाइट। They can extend functionality or add new features to your WordPress websites। अगर हमारे वेबसाइट में कुछ नया फंक्शन ऐड करना है, सपोज हमें ऐड करना है कि हमारे साइट पे कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए और जो भी लोग कॉन्टैक्ट करे हमारे फॉर्म फिल करता है तो उसके पास एक ईमेल चल जाए ऑटो रिस्पॉन्डर और एक मेल हमारे पास आ जाए। तो ये जो फंक्शन है ये कहाँ से होगा? ऐड हमारे साइट में प्लगइन्स के थ्रू। ये फंक्शन हमारे साइट में प्लगइन्स के थ्रू ऐड होगा। तो प्लगइन क्या है? इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेनिंग ए ग्रुप ऑफ फंक्शन दैट कैन बी एडेड टू ए वर्डप्रेस वेबसाइट। अब हम लोग प्लगइन कैसे ऐड करते हैं? गो टू प्लगइन्स, क्लिक ऐड न्यू, ऑन द टॉप ऑफ द पेज क्लिक अपलोड प्लगइन बटन। इफ यू हैव ए प्लगइन इन ए जिप फॉर्मेट, click on the choose file button, select the zip file from your computer and click install now। wait for a few seconds for WordPress to complete the installation process। हमें plugins भी जो है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक फ्री में मिलता है जो हमें वर्डप्रेस रिपोजिटरी से मिलेगा और दूसरा है प्रीमियम प्लगइन्स। प्रीमियम प्लगइन्स जो है हमें पैसा खर्चा करना होता है उस प्लगइन्स के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्लगइन्स, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बताया। एटलीस्ट ये प्लगइन इसलिए बताया गया है कि हमें आइडिया लग सके, कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि कितने तरीके से हम लोग अपने वर्डप्रेस साइट में नया फंक्शन ऐड कर सकते हैं। पर उससे पहले हम लोग देखते हैं कि, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग प्लगइन्स कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड में आते हैं, वहाँ पे हम लोग प्लगइन सेक्शन है, प्लगइन सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे साइट पे प्लगइन इंस्टॉल होगा वो सारा यहाँ दिखता है। अगर हमें नया प्लगइन कोई भी इंस्टॉल करना है तो हम लोग यहाँ से ऐड न्यू क्लिक करते हैं। जब हम लोग ऐड न्यू क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है, या तो हम लोग वर्डप्रेस रिपोजिटरी से सर्च करें कोई प्लगइन जो हमें यूज़ करना है। सपोज मुझे एसईओ प्लगइन कोई यूज़ करना है तो मैं एसईओ यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ जैसे योस्ट प्लगइन है या ऑल इन एसईओ ये प्लगइन आ गया, या मेरे पास ऑलरेडी कोई प्लगइन है जिसे मुझे अपलोड करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा अपलोड प्लगइन। फिर यहाँ पे वही ऑप्शन है चूज़ फाइल, जो भी प्लगइन का जो जिप फाइल है हम लोग यहाँ से जिप फाइल सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से इंस्टॉल नाउ क्लिक करते हैं और हमारा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। जो भी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है वो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सारा प्लगइन्स दिखता है। जो भी इंस्टॉल प्लगइन है उसे हमें वो जनरली डीएक्टिव मोड में रहता है, हम लोग उसे एक्टिव कर सकते हैं क्लिक करके, या हम लोग जो प्लगइन एक्टिव है उससे हम लोग डीएक्टिव भी कर सकते हैं और उसके बाद उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी प्लगइन्स आपके साइट में इंस्टॉल्ड है वो सब कुछ यहाँ दिखेगा।
अब जैसे यहाँ पे दिस इज़ अ न्यू, देयर इज़ अ न्यू वर्जन, अब मुझे इसे अपडेट करना है तो मुझे मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से अपडेट एंड अप्लाई, तो ये प्लगइन अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये डायरेक्टली मैं यहाँ से अपडेट ना करूँगा तो ये प्लगइन मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये तरीका है प्लगइन ऐड करने का। अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके का प्लगइन होता है। सबसे पहला प्लगइन है जो मॉन्स्टर इनसाइट है। मॉन्स्टर इनसाइट लाइट्स गिव यू ए सिंपल वे टू कनेक्ट योर वर्डप्रेस वेबसाइट टू योर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। विथ इट यू कैन सी हाउ मेनी साइट विजिटर्स फ्रॉम योर वेबसाइट एंड व्हाट दे डू व्हाइल देयर। ये एक तरह का प्लगइन है, जैसे हम लोग गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं तो ये प्लगइन जो गूगल एनालिटिक्स से अटैच हो जाता है और हमारे वर्डप्रेस साइट में ही हमारा एनालिटिक्स दिखाता है कि जो भी विजिटर हमारे साइट में आए वो उन लोगों ने क्या किया। फिर ये एक है WP फॉर्म लाइट, इससे हम लोग फॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से अपने वेबसाइट पे फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। जहाँ हम यूज़र का इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हम लोग ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड है ट्रस्ट पल्स, हेल्प्स यू मोर कन्वर्जन एंड सेल्स ऑन अ वेबसाइट थ्रू सोशल प्रूफ। यहाँ पे जो भी आपका सोशल प्रूफ है, जैसे फेसबुक में कितने आपके फॉलोअर्स हैं, ये सारा चीज़ यहाँ दिखता है, ये पर्टिकुलर पेज कितने बार शेयर हुआ है। फिर WPSM मेल SMTP, जब हम लोग वेबसाइट से मेल भेजते हैं तो हम लोग ये प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो WP मेल PHP फंक्शन यूज़ करता है वर्डप्रेस, पर हम लोग SMTP भी यूज़ कर सकते हैं। Updraft plus there is nothing worse than losing your site contents to a hacker, server crash or other website malfunction. That's why using a free auto backup solution. Updraft plus क्या एक फ्री बैकअप सॉल्यूशन है जो हम लोग वर्डप्रेस पे यूज़ कर सकते हैं। योस्ट प्लगइन जो एक SEO प्लगइन है, योस्ट प्लगइन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर SEO प्लगइन ऑन द मार्केट टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अपने सभी साइट्स पे हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं। फिर कॉमर्स है, अगर आपका वेबसाइट है वर्डप्रेस का वेबसाइट है उसे हमें कॉमर्स में कन्वर्ट करना है तो हम कॉमर्स प्लगइन यूज़ करते हैं और हमारा वेबसाइट कन्वर्ट हो जाता है ये कॉमर्स में। फिर है W3 टोटल कैशे। ये W3 टोटल कैशे प्लगइन क्या है कि जब वर्डप्रेस जो साइट है हम लोगों ने पढ़ा, ये एक तरह का डायनेमिक साइट है। डायनेमिक साइट मतलब जो भी डेटा है वो हमारे साइट के डेटाबेस में सेव है। तो जनरली क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट है ये और कोई भी वेबसाइट पे विजिटर आता है तो क्या होता है, ये रिक्वेस्ट डेटाबेस पे जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा विजिटर आने लगते हैं तो डेटाबेस पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, वेबसाइट का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। तो ये W3 टोटल कैशे क्या करता है कि कुछ ऐसे पेजेस जो आपके अपडेटेड नहीं है या नॉर्मल पेजेस हैं, वो क्या करता है, कॉपी क्रिएट करता है। अगर वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक पेज का रिक्वेस्ट आया तो डेटाबेस में न जाके यहीं से डिलीवर हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे डेटाबेस पे जो लोड है बहुत कम पड़ा, तो हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए W3 टोटल कैशे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। फिर एक है प्रिटी लिंक्स। प्रिटी लिंक्स क्या है, ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लगइन है। जब हमारे को अपना जो लिंक है उसे, कोई बहुत बड़ा लिंक है उसे कन्वर्ट करना है छोटे लिंक में, तो हम लोग प्रिटी लिंक यूज़ करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस और भी है, तो हम लोग आगे चल के जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें हम लोग बताएंगे प्रिटी लिंक्स का और क्या क्या फ़ायदा है। Smust plugin भी important. Smust takes the hassle of optimizing your website images by doing it automatically for you anytime you upload a new image to your media library. जनरली हम लोग जब वर्डप्रेस में इमेजेस अपलोड करते हैं तो क्या होता है, कभी इमेज साइज बहुत बड़ा होता है, तो स्मस्ट प्लगइन क्या है, वो सारे इमेजेस को जिनका साइज बड़ा ऑटोमेटिकली वो इमेजेस को छोटा करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन है। बेटर क्लिक टू ट्वीट। बेटर क्लिक टू ट्वीट गिव्स यू चांस to create tweetable content on your website visitor through your content। यहाँ से ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद किसी भी कंटेंट को आराम से ट्वीट किया जा सकता है। इंस्टाग्राम फीड, अगर आप इंस्टाग्राम में आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो आप अपना इंस्टाग्राम का फीड अपने वेबसाइट पे भी दिखा सकते हैं। फिर एक इन्वेडा गैलरी, अगर आपको अपने साइट पे फोटो और वीडियो गैलरी बनाना है तो ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट स्लाइडर, अगर आपको वेबसाइट पे स्लाइडर लाना है, इमेजेस जो हैं वो स्लाइड करते हुए दिखाना है तो स्मार्ट स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट PDF, अगर आपको अपने वेबसाइट, आपकी वेबसाइट ऐसा है कि आप चाहते हैं कोई क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल ले तो आप प्रिंट PDF ऑप्शन दे सकते हैं। टेबल प्रेस है, अगर आपके वेबसाइट पे आपको टेबल के फॉर्म में कुछ डेटा दिखाना है, वर्डप्रेस जनरली टेबल में बहुत अच्छे तरह से डेटा नहीं दिखा पाता, इसीलिए हम लोग ये टेबल प्रेस यूज़ करते हैं प्लगइन, जिससे हमें डेटा दिखाना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर WP RS एग्रीगेटर, ये RSS है जो एक तरह का फिक्स्ड
फाइल फॉर्मेट है। अगर सपोज कोई न्यूज़ साइट है और वो अपना न्यूज़ पोस्ट करती है, आप चाहते हैं कि वो जो न्यूज़ साइट जो है उस न्यूज़ साइट का जो भी नया न्यूज़ पोस्ट हो रहा है वो आपके साइट पे दिखे और वो RSS अपना फाइल दे रहा है, तो हम लोग ये WPRS एग्रीगेटर से क्या कर सकते हैं, उस RSS का URL अपने साइट पे डाल सकते हैं। तो अभी इस साइट पे जो भी नया न्यूज़ पोस्ट होगा वो मेरे साइट पे ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेजी लोड बाय WP रॉकेट। लेजी लोड भी एक अच्छा प्लगइन है। बहुत बार आप लोग जब साइट देखते होंगे, जब साइट ओपन करते हैं, जैसे स्क्रॉल करते हैं वैसे वैसे इमेज लोड होता है। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा प्लगइन है, क्योंकि सपोज आपके वेबसाइट पे अगर ये आपकी पूरी वेबसाइट है और उस पर बहुत सारे इमेजेस हैं और अगर पेज खुलना स्टार्ट हो और सारे इमेजेस को लोड करें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये WP लोड, ये लेजी लोड क्या करता है कि पहले स्क्रीनशॉट में अगर इतना ही साइट दिख रहा है तो पहले वो क्या करेगा, इसी इमेज को लोड करेगा। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तब क्या करेगा, और सब इमेजेस को लोड करना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होता है कि वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत इंक्रीज हो जाती है। शेयर्ड काउंट, आपके वेबसाइट में कितनी बार शेयर हुआ है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, अगर हमें वेबसाइट में कुछ ऐसा फुटर ऐड करना है कि पूरे साइट पे एक ही जैसा हो तो हम लोग इंसर्ट हेडर एंड फुटर से कर सकते हैं। सिंपल ऑथर बॉक्स और ऑथर बॉक्स ऐड करना है तो ऑथर बॉक्स ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट कोड अल्टीमेट, अगर हम अपने वेबसाइट में टैब डालना है, बटन्स डालना है, बॉक्सेस, स्लाइडर्स, ये सब डालना है तो ये सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट कोड अल्टीमेट। ये भी एक तरह का अच्छा प्लगइन है। फिर एक है ब्रोकन लिंक चेकर, अगर आपके साइट पे कोई ऐसा लिंक जो आपने गलत डाला है तो वो लिंक ये प्लगइन आपको बताता है। फिर इजी गूगल फॉन्ट, जनरली क्या है कि हम लोग जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो क्या होता है, बहुत तरह का फॉन्ट डाल देते हैं और वो फॉन्ट अगर दूसरे के ब्राउज़र में अवेलेबल नहीं है तो वो साइट ठीक से नहीं खुलती है। तो हम लोग इजी गूगल फॉन्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इजी गूगल फॉन्ट में 600+ फॉन्ट है और ये फॉन्ट हर जगह अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि साइट जो है हमारी ब्रेक नहीं करती, हर जगह अच्छे से खुलती है। फिर एक है डिसेबल कमेंट, अगर हम चाहते हैं कुछ ऐसा पोस्ट किया, हम चाहते हैं कि लोग स्पैम ना करें, कुछ कमेंट नहीं डालते, हम लोग पूरे साइट पर्टिकुलर पेज पे या पूरे साइट पे हम लोग कमेंट डिसेबल कर सकते हैं। फिर WP ऑप्टिमाइज, विथ WP ऑप्टिमाइज यू कैन गेट रिड ऑफ स्पैम कमेंट, पिंग बैक एंड ट्रैक। ये सब जो भी है, स्पैम कमेंट है, पिंग्स है, ट्रैक्स है, वो सारा चीज़ हम लोग WP ऑप्टिमाइज से कर सकते हैं। फिर एक है रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन इज बेस्ड ऑन लॉगिन स्टेटस, ब्राउजर, रेफरर, कुकीज, सेटिंग्स, IP एड्रेस एंड मोर। Plus manage the redirects from backend of your site so that you know how many are happening on your site at a given time। हम लोग मेरे साइट में जितना भी तरह का रिडायरेक्शन है वो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं इस प्लगइन के थ्रू। तो ये प्लगइन बताने का ये मतलब नहीं है कि आपको सारा प्लगइन इंस्टॉल करना है, ये सब प्लगइन बताने का ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता चल सके कि कितने तरीके से हम लोग अपने वर्डप्रेस साइट की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैंने ये जो बताया ये बहुत ही कम है, अगर आप साइट पे जाके देखेंगे वर्डप्रेस पे तो बहुत सारा प्लगइन है। तो जैसे आपका जो जो रिक्वायरमेंट आता है उस अकॉर्डिंग हम लोग प्लगइन सर्च करते हैं और हमें वो प्लगइन करीब करीब मिल ही जाता है, क्योंकि वर्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे डेवलपर्स बहुत तरह के प्लगइन्स बनाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है तो आप सर्च करें, आपको वो प्लगइन मिल जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अब हमारा वेबसाइट डिज़ाइन हो गया है, हम लोग प्लगइन इंस्टॉल कर लिए, अब हम लोगों ने हमें कंटेंट लिखना है, हाउ टू राइट ए कंटेंट। तो ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि हमें कंटेंट कैसे लिखना है। हम लोग पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस में पेजेस एंड पोस्ट्स क्या होता है, पेज और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो यू कैन कैटेगराइज पोस्ट, हम लोग जो पोस्ट करते हैं उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, बट पेजेस आर हायरार्कियल। पेजेस जो है वो हायरार्कियल नेचर में होता है। पेजेस का हायरार्की, जैसे ये इस पेज में, ये इसके अंदर है, ये बाहर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर, ये इस तरह हायरार्की फॉर्म में होता है। जबकि जब पोस्ट करते हैं वो पोस्ट को हम लोग कैटेगरी में डालते हैं कि किस कैटेगरी में है। जब एक वर्डप्रेस साइट डिज़ाइन होता है तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी बना देता है जिसका नाम है अनकैटेगराइज्ड। अगर आप किसी पोस्ट को कैटेगरी में नहीं डालेंगे तो वो पोस्ट अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट रहता है। पोस्ट यूजुअली हैव ए पब्लिक ऑथर, जो भी पोस्ट होता है हमारे साइट में उसका एक पब्लिक ऑथर होता है, पर पेजेस का कोई ऑथर नहीं होता। जनरली हम लोग मानते हैं कि पेजेस जो वेबसाइट में बना है वो एडमिन जो है वही बनाया होगा।
तो पेजेस का ऑथर होता है, और सॉरी पोस्ट्स का ऑथर होता है पर पेजेस का ऑथर नहीं होता है। पोस्ट डिस्प्ले इन योर आरएसएस फीड। आरएसएस फीड में पोस्ट का डेटा होता है वो डिस्प्ले होता है, जबकि पेजेस का आरएसएस फीड में डिस्प्ले नहीं होता है। आरएसएस फीड क्या है? आरएसएस फीड एक तरह का कंसोर्टियम है जो डिसाइड करता है कि किस फॉर्मेट में अगर कंटेंट उस फॉर्मेट में रखा गया है तो उसे आराम से हम लोग सिंडिकेट कर सकते हैं। यानी आप जो भी पोस्ट अपने साइट पर कर रहे हैं, कोई भी दूसरा साइट आपके पोस्ट को यूज़ कर सकता है एक इजी फॉर्मेट में। तो आरएसएस एक रीच साइट सिंड्रोम जो है ये एक फॉर्मेट है। इसके बारे में डिटेल हम लोग अलग से एक मॉड्यूल बनाएंगे, उसमें हम लोग आरएसएस के बारे में पढ़ेंगे। आरएसएस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें जानना चाहिए। फिर पोस्ट है वे कस्टम फॉर्मेट। जो भी पोस्ट हम लोग के साइट पे होता है उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर आप उस फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो सारे जितने भी पोस्ट हैं आपके वेबसाइट पे उनका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। बट पेजेस ओनली समटाइम्स हैव टेम्पलेट। जनरली पेजेस का टेम्पलेट नहीं होता है, पर किसी किसी थीम में पेजेस का भी टेम्पलेट होता है। पोस्ट आर ऑफ टाइमली कंटेंट। पोस्ट जो होता है वो टाइम से अटैच होता है कि सबसे लेटेस्ट पोस्ट कौन सा है। दे हैव ए पब्लिश डेट, सबका पब्लिश डेट होता है। एंड आर डिस्प्लेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो सबसे लेटेस्ट होगा वो ऊपर दिखेगा और जो जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वो नीचे चला जाता जाएगा। ऑन ए ब्लॉग पेज, पेजेस आर फॉर स्टैटिक टाइमलेस कंटेंट। पेजेस जो होता है उसमें टाइम डिपेंडेंट कंटेंट नहीं होता है। पेजेस जो होता है वो जो आपके वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंटेंट है, वो हम लोग पेजेस के फॉर्म में रखते हैं। दे डू नॉट हैव ए पब्लिश डेट। पेजेस का पब्लिश डेट नहीं होता है। पेजेस कैन बी सेट एज यूज एज होम पेज। जो हम लोग पेज बनाते हैं वो होम पेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बट पोस्ट कैन नॉट बी यूज एज ए होम पेज। पर जो हम लोग पोस्ट करते हैं वो होम पेज के रूप में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है पोस्ट और पेजेस में। जनरली अगर रफली मतलब अगर हम लोग बहुत जनरल टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो पोस्ट क्या होता है? पोस्ट जो है वो एक टाइमली कंटेंट है, आपके बिजनेस के बारे में अपडेट्स है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू पेजेस। पेजेस वो होता है जो आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे होम पेज का कंटेंट वो इंपॉर्टेंट है, आप जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, टेस्टिमोनियल पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, जो चेंज नहीं करने वाला, जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वो चीज़ हम लोग पेजेस में ऐड करते हैं। अगर देखा जाए वेबसाइट में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो इंपॉर्टेंस पेजेस हम लोग के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर पोस्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट से हम लोग डेली वेबसाइट में जो अपडेट होता है वो हम लोग पोस्ट में करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ पेज। हम लोग जब पेज क्रिएट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट कि वो पेज क्या है, पेरेंट पेज से अटैच्ड है कोई कि यह मेन पेज है। फिर है हाउ टू क्रिएट पोस्ट। जब हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट में क्या हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये पोस्ट किस में है, ब्लॉगिंग कैटेगरी में जाएगा, ब्लॉग्स जो भी कैटेगरी आप क्रिएट करेंगे किस कैटेगरी में आप हम अटैच करना चाहते हैं पोस्ट को, वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब सेकंड आता है कैटेगरीज एंड टैग। कैटेगरीज और टैग क्या होता है? सबसे पहले तो कैटेगरीज हमने पढ़ा क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है। जब हम लोग पोस्ट करते हैं, पोस्ट को कैटेगराइज करने के लिए कैटेगरी यूज़ करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो पोस्ट कर रहे हैं और कैटेगरी से अटैच कर दिए, फिर भी कुछ टर्म्स ऐसा है जो हमें हाईलाइट करना है उस पोस्ट का, तब हम लोग क्या करते हैं वो टैग्स के फॉर्म में अटैच करते हैं। तो कैटेगरी जो होता है वो साइट लेवल पे होता है। जब साइट लेवल पे अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो कैटेगरीज के फॉर्म में करते हैं, पर अगर पोस्ट लेवल पे हमें कुछ कैटेगराइज करना है उस पोस्ट को, तब हम लोग वो टैग करते हैं। यानी जो टैग होता है वो स्पेसिफिक टू दैट पोस्ट होता है जो भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, और कैटेगरी जो होता है वो हम लोग के लिए पूरे साइट को डिवाइड करता है। तो क्या है, कैटेगरीज एंड टैग्स आर द टू प्राइमरी वेज टू ग्रुप कंटेंट ऑन ए वर्डप्रेस साइट। जब हम लोग वर्डप्रेस साइट पे कंटेंट को ग्रुप करते हैं तो ये दो तरीका है, कैटेगरीज एंड टैग्स। इन सिंपल टर्म्स कैटेगरीज आर जनरल लेबल्स व्हाइल टैग्स आर मोर स्पेसिफिक, डिस्क्राइब्स योर पोस्ट इन मोर डिटेल वे। तो कैटेगरीज क्या है, एक जनरल लेबल है जो पूरे साइट लेवल पे जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं अपने पोस्ट को तो वो हमारा कैटेगरीज है। पर जब हम पोस्ट लेवल पे हम लोग और डिटेल्ड में जाते हैं तब हम लोग उस पोस्ट को टैग करते हैं। कैटेगरीज आर मेंट टू इंडिकेट द जेंडर ऑफ योर पोस्ट,
So to speak, tags on the other hand go much more in depth and indicate the individual things that the post talk about. समझ में आ रहा है ये बात कि जो पोस्ट है, स्पेसिफिक पोस्ट में हम लोग टैग लगाते हैं। ये जो टैग जो है वो पोस्ट पे डिपेंडेंट होता है, पर जो कैटेगरीज है वो क्या होता है, पूरे साइट को डिपेंड करता है, ग्रुप करता है। अब है नेक्स्ट जो है वो मेनूज इन वर्डप्रेस। हम लोग जो मेनू यूज़ करते हैं, जो मेनू वर्डप्रेस में दिखता है वो कैसे होता है। मेनू है क्या, नेविगेशन मेनूज और सिंपली मेनूज आर ऑफ वर्डप्रेस थीम्स फीचर विच अलाउज यूजर टू क्रिएट नेविगेशन मेनू बाय यूजिंग बिल्ट इन मेनू एडिटर लोकेटेड इन द वर्डप्रेस एडमिन सेक्शन। अपीयरेंस मेनूज, यूजर कैन ऐड post pages custom link to a menu using drag and drop functionality. Log in to a WordPress dashboard. From the appearance menu on the left hand side of the dashboard, select the menu option. To bring up the menu editor, here select create a new menu at the top of the page. Enter the name of your new menu in the menu box and click to create menu button. अब हम लोग देखते हैं अपने वर्डप्रेस साइट में कि ये कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग जो डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पोस्ट आता है। पोस्ट में ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। कैटेगरीज एंड टैग्स जो है इसलिए पोस्ट के अंदर है क्योंकि ये पोस्ट से ही रिलेटेड है। हम लोग जब ऐड न्यू क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे हम लोग पेज का टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज एक कैटेगरी वर्डप्रेस बनाता है। उसके अलावा अगर कोई भी एक और कैटेगरी आप बनाते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, या यहाँ से भी हम लोग कैटेगरी एक नया ऐड कर सकते हैं। अब उसके अलावा इस पोस्ट से रिलेटेड अगर कोई टैग है तो हम लोग यहाँ से भी टैग अटैच कर सकते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड। तो ये हुआ हमारा पोस्ट पेज, उस पोस्ट पार्ट। अब हम लोग देखते हैं पेजेस। ये पेजेस ऑप्शन में भी जितने भी पेजेस हमारे वेबसाइट में क्रिएटेड है वो सारा पेजेस यहाँ लिस्ट होता है। अगर हमें न्यू पेज क्रिएट करना है तो हम लोग ऐड न्यू क्लिक करते हैं। यहाँ से न्यू पेज क्रिएट करने का ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ पेज में हम लोग टाइटल डालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज का ऑप्शन नहीं आता है कि किस कैटेगरी में है ये पेज। हाँ, हम लोग के पास क्या ऑप्शन आता है, पेरेंट पेज। अगर ये पेज किसी और पेज से रिलेटेड है तब उसी के हायरार्किकल फॉर्म में है तो हम लोग यहाँ पेरेंट पेज डाल सकते हैं, या अगर किसी से रिलेटेड नहीं है तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट से छोड़ते हैं और यहाँ से हम लोग पब्लिश करेंगे तो एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेनूज़। मेनूज़ जो होता है, अगर हम लोग मेनूज़ देखें कि क्या है मेनू, ये हमारी वेबसाइट है training.samsos। ये जो ओपन होता है, ये जो पार्ट है जहाँ से हम लोग विजिटर जो है किसी भी पेज पे ब्राउज कर सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं मेनू। तो ये मेनू जो है, जो कंट्रोल होता है वो यहाँ से होता है। हम लोग जब एडमिन पैनल में लॉगिन करते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में यहाँ पे मेनू ऑप्शन है। तो जब हम लोग मेनू क्लिक करते हैं तो ये जो मेनू यहाँ से जो मेनू दिख रहा है वो यहीं से कंट्रोल होता है। हम लोग मेनू का नाम देते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ कोई मेनू नहीं होगा, यहाँ नाम देते हैं, उसे सेव मेनू करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि जितने भी पेजेस मेरे साइट पे क्रिएटेड हैं वो सारा पेज अगर व्यू ऑल करेंगे तो सारा पेज हमें यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा जो भी पोस्ट्स है मेरे साइट पे वो सारा यहाँ पे दिखता है। फिर कस्टम लिंक अगर कुछ ऐड करना है या कैटेगरी का लिंक ऐड करना है तो सब कुछ यहाँ दिखता है। हमें बस क्या करना है, सपोज़ ये पेज हमें जो है मेनू में ऐड करना है तो हम ऐड टू मेनू करते हैं और ये यहाँ पे मेनू में लास्ट में ये पेज ऐड हो गया। ये ऐड अगर मैं सेव मेनू कर दूँ तो ये साइट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ऐसे डिलीट करना है तो हम इसे यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये मेनू से रिमूव होगा, ना कि वो पेज डिलीट होगा। और हमें जब ये होम पेज पे दिखाना है तो हम इसे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरा प्राइमरी मेनू है और इसे सेव मेनू। जैसे ही हम लोग सेव मेनू करेंगे होम पेज पे ये मेनू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह ये मेनू जो मेनूज है कंट्रोल होता है। मेनू एडिटर ये वर्डप्रेस का इनबिल्ट है और हम लोग आराम से मेनू यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मेनू के बाद हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग थीम्स को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, थीम्स इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसे कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक बार जब हम लोग का वर्डप्रेस हम लोग अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने वर्डप्रेस में जब लॉगिन करते हैं उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें क्या क्या करना है वो हम लोग सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको वर्डप्रेस पे ये एक साइट है जिस पे हम लोगों ने नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है।
जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और लॉगिन करते हैं तो ये हमें दिखता है। तो अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या कि उसे अपडेट करेंगे। तो इसे अब थीम को अपडेट करने के लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल अपडेट थीम। जैसे हम लोग अपडेट थीम करते हैं तो ये सर्वर खुद, ये वर्डप्रेस जो है वो खुद से अपडेट कर देता है। अपडेटिंग 2020 थीम सक्सेसफुली अपडेटेड। अब हमारा जो साइट है वर्डप्रेस वो अपडेटेड है। सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में हम लोग यहाँ जनरल सेटिंग्स में आए। जनरल सेटिंग्स में जो हमारा साइट का टाइटल है, जो हमारा मेन कीवर्ड है या आपका जो ब्रांड नेम है वो लिखते हैं। जैसे हमारा ब्रांड नेम है सिमसॉल्स, तो हम लोग यहाँ पे सिमसॉल्स लिखते हैं। ये टैग लाइन है, जो भी टैग लाइन आपको डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हुआ। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है परमालिंक्स। परमालिंक्स होता है यूआरएल, जो हमारा जो भी हम लोग पोस्ट करेंगे अपने वेबसाइट पे। जैसे कि अगर ये हम लोग देखें तो ये जो यूआरएल है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना लिखा हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग स्लग। तो ये जो यूआरएल जो क्रिएटेड है मेरे इस पेज का, तो वो हम लोग कहाँ से कंट्रोल करते हैं, यहाँ से। तो हम लोग इसमें पहले क्या करेंगे, पोस्ट नेम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कस्टम स्ट्रक्चर में लिंक करके लास्ट में जो स्लैश है वो हटा के हम लोग इसे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर हमारा ये एक्सपीरियंस है कि ये इस तरह अगर हम लोग यूआरएल स्ट्रक्चर रखते हैं तो हमारी साइट बेटर परफॉर्म करती है। ऐसा कुछ है नहीं कि मैंडेटरी कि आपको करना ही है, पर अगर ऐसा नया साइट बना रहे हैं तो आप इस तरह ऐसा कर सकते हैं। तो आपका परमानेंट लिंक क्रिएट हो गया। अब हम लोग वापस जाते हैं पोस्ट में, यहाँ ऑल पोस्ट क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस एक डेमो पोस्ट हम लोग के लिए क्रिएट कर देता है। हम लोग उसे क्या करते हैं, ट्रैश करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं। सेम केस है हमारे पेजेस के साथ। हम लोग पेजेस में जाते हैं और ये जो सैम्पल पेज है उसे हम लोग ट्रैश कर देते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी साइट जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये एक्टिविटी आपको करना ही करना है। उसके अलावा हमें प्लगइन्स हैं, जो भी प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करना है हम लोग यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे योस्ट प्लगइन है, अगर हमें योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू में हम लोग सर्च करेंगे योस्ट, YOAST, योस्ट प्लगइन आ गया और इसे हम लोग करते हैं इंस्टॉल नाउ। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये हमारे साइट पे ये प्लगइन अब एक्टिवेट हो गया। तो इसी तरह जितने भी प्लगइन्स हैं वो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे अपने साइट पे। अब सपोज़ हम पेजेस पे जाते हैं और हमें जो साइट बनानी है वो साइट बनानी है, एक कंपनी की वेबसाइट है जो होम पेज पे जो होगा वो एक पेज होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं। यहाँ से ऐड न्यू में हम लोग पेज क्रिएट करेंगे। सपोज़ उस पेज का नाम हम लोग रखते हैं होम पेज। जैसे ही हम लोगों ने ऐड न्यू क्लिक किया, ये हाँ, यहाँ टाइटल में हम लोग यहाँ लिखते हैं होम पेज, ठीक है। और इसे हम लोग करते हैं पब्लिश। ये हमारा पेज जो है वो पब्लिश हो गया है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, एक और पेज ऐड करते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं ब्लॉग। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में होगा, जो भी आर्टिकल्स होगा हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो इसे हम लोग पब्लिश करते हैं। अभी जो हमारा साइट अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो होम पेज पे ब्लॉग आता है, यानी कुछ भी नहीं आ रहा है होम पेज पे, तो ये ब्लॉग पार्ट है। तो हमें अब क्या करना है, हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में हम लोग रीडिंग में जाएंगे। रीडिंग में जाके हम लोग क्या करेंगे, योर होम पेज डिस्प्लेज, यहाँ पे होम पेज पे जो हमने होम पेज बनाया है वो, और जो पोस्ट पेज होगा वो हम लोग ये ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे। इसे जब हम लोग सेव करेंगे तो अब हमारा जो होम पेज है, यानी जब ये साइट खुलेगा तो होम पेज पे ये जो होम पेज हमने क्रिएट किया है वो पेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो पोस्ट हो गया, फिर मीडियाज़ है। मीडिया में क्या है कि जो भी हम लोग इमेजेस वगैरह अपलोड करेंगे वो सब मीडिया में आएगा। अगर मीडिया में हम लोग क्लिक करते हैं लाइब्रेरी में, तो जो भी ऑलरेडी अपलोडेड इमेज है वो यहाँ दिखेगा। और हमें कुछ नया ऐड करना है तो ऐड न्यू, सेलेक्ट फाइल, जो भी इमेज हमें अपलोड करना है वो हम यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं।
सपोज़ हमें कोई इमेज अपलोड करना है, देख लूँ कोई इमेज है मेरे पास तो सपोज़ यही इमेज मुझे अपलोड करना है, तो मैंने ये क्लिक किया और ये इमेज यहाँ अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये पोस्ट पेज हुआ, ये मीडिया है जहाँ पे जो भी हम लोग इमेजेस अपलोड करते हैं। फिर ये पेजेस है, हमने पेजेस और पोस्ट के बारे में डिफरेंस पढ़ा है कि पेजेस क्यों क्रिएट करते हैं और पोस्ट क्यों करते हैं। फिर पार्ट है कमेंट। कमेंट सेक्शन, जो भी आपके पेज या पोस्ट पे जो भी कमेंट आता है वो कमेंट यहाँ पे रहेगा। अपीयरेंस सेक्शन में यहाँ पे थीम्स है, जो भी थीम आप सेलेक्ट आपके साइट पे इंस्टॉल्ड है वो यहाँ दिखेगा। हम लोग डीवी थीम पे काम करेंगे। अभी डीवी थीम डीएक्टिवेटेड है, अगर इंस्टॉल्ड है पर एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव थीम ये है, तो हम लोग डीवी थीम को एक्टिव कर देंगे। तो अब हमारा डीवी थीम एक्टिव हो गया। अगर हम लोग अपने साइट पे आके चेक करें तो हमारे साइट का डिज़ाइन चेंज हो गया। डीवी थीम का बाय डिफ़ॉल्ट थीम जो है वो डिज़ाइन ऐसा है, इसलिए ये डिज़ाइन इस तरह का दिख रहा है। उसके बाद कस्टमाइज ऑप्शन है, जो भी थीम आप इंस्टॉल्ड होगा, एक्टिवेट होगा, उसका जो कस्टमाइजेशन का जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको साइट को जो भी कस्टमाइज़ करना है हम लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम लोग डीवी थीम में कैसे साइट डिज़ाइन करेंगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। फिर विडजेट्स है। विडजेट्स एक ऐसा पार्ट है जो साइट पे, जैसे साइड बार है, ब्लॉग पेज है, तो ये सारा फूटर है, तो यहाँ से बहुत सारे विडजेट्स है। विडजेट्स एक कोड होता है, शॉर्ट कोड, जो हम लोग यहाँ डालते हैं तो वो हमारे साइट पे अपीयर होता है। तो हम लोग जब आगे कोर्स में पढ़ेंगे तो कहाँ जहाँ जहाँ ये विडजेट्स का जरूरत पड़ेगा वो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है मेनूज़। हमारे साइट पे जो मेनू दिखता है, ये जो पार्ट है ये मेनू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेनू क्रिएट हुआ है। अगर हमें अब मेनू कंट्रोल करना है तो हमें एक नया मेनू क्रिएट करना होगा। तो हमने यहाँ मेन मेनू क्रिएट किया, क्रिएट मेनू। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, अभी होम पेज है, ब्लॉग है, ये दोनों मुझे ऐड करना है। तो ऐड टू मेनू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ड्रैग करते हैं ये होम पेज। अगर सपोज होम पेज के अंदर दिखाना तो ये ब्लॉग अंदर चल जाएगा, पर अभी ये बाहर दिखाना है। और ये क्या है, हमारा ये प्राइमरी मेनू है। इसे करके हम लोग सेव मेनू करते हैं। जैसे ही हम लोग सेव मेनू करते हैं, अब हम इस साइट को रिफ्रेश करेंगे तो क्या आएगा, होम पेज और ब्लॉग। तो ये मेनू स्ट्रक्चर है। फिर बैकग्राउंड है, थीम एडिटर है, वो इतना बाहर बैकग्राउंड थीम एडिटर ये यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स है, जो भी प्लगइन्स हमने जैसे अभी योस्ट इंस्टॉल किया था तो यहाँ इंस्टॉल्ड प्लगइन, जो आपके साइट पे प्लगइन इंस्टॉल्ड होगा वो दिखेगा। और जो भी आपको ऐड करना है तो ऐड न्यू कर सकते हैं। आपके साइट पे जो जो यूज़र्स रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। उसके अलावा और भी जो टूल्स हैं या सेटिंग्स है, जो हमने अभी सेटिंग्स चेंज किया। अब योस्ट हमने इंस्टॉल किया इसलिए योस्ट का यहाँ पे आ गया, योस्ट प्लगइन का जो भी सेटिंग्स है। फिर ये डीवी थीम हमने इंस्टॉल किया तो डीवी थीम का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे एक वर्डप्रेस साइट जब नया इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट से बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट है वो डिलीट करते हैं, पेज को डिफ़ॉल्ट से डिलीट करते हैं। सेटिंग में, जनरल सेटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट का वो डालते हैं हम लोग। और रीडिंग में हम लोग चेंज करते हैं कि ये स्टैटिक पेज दिखाना है और पोस्ट में क्या दिखाना है। उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं परमा लिंक्स में, कि परमा लिंक्स जो है वो क्या होना चाहिए, हमारे जो भी पेजेस या पोस्ट क्रिएट होगा उसका लिंक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। ये सब करने के बाद हमारा जो साइट है वो तैयार है आगे डिज़ाइनिंग के लिए। बेसिक काम था वो हो गया। तो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग डीवी थीम इंस्टॉल करते हैं तो डीवी थीम को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उसमें क्या क्या कैसे कैसे हम लोग साइट डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग 3 या 4 पेज के एक साइट डिज़ाइन करके देखेंगे कि हम लोग उसे डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे। थैंक यू।